नमस्कार दोस्तों, नवरात्रा और दशहरा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और भविष्य में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एस विवेकानंद परिवार और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक सिंह आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अब आज के वीडियो पर हम आते हैं। आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं बच्चों, वह है राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी की आगामी वैकेंसी, जो कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, के बारे में किस तरह के सवाल आते हैं की सूचना लेकर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की, इसका नोटिफिकेशन आए हुए तो काफी टाइम हो गया है, लेकिन वापस से इसकी गहमा गहमी शुरू हो गई है। पूर्व में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो इसकी एक डेट भी बता दी गई थी कि इस डेट से फॉर्म चालू हो जाएंगे, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से इसके फॉर्म आने की डेट पोस्टपोन कर दी गई। उसके बाद से छात्रों को इसका इंतजार है और ज्यादातर छात्र राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की वो लोग तैयारी कर रहे हैं जो बैंकिंग की तैयारियों से जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे बैंक की तैयारियों से जुड़े हुए हैं उनको इस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिसका नाम है अकाउंटेंसी, क्योंकि इसके अंदर अकाउंटेंसी का भी पार्ट आता है और केवल सिलेबस में स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी के नाम से कोर्स में लिख रखा है। अब बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन में किस तरह से आंसर आपको करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कुछ इसी सवालों को लेंगे। तो देखिए मेरे साथ जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है। सवाल जो है वो थ्योरेटिकल है और लिखा हुआ है, लेखांकन में लेखा होता है, अकाउंटिंग में किस तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों रिकॉर्ड होती है, पर्सनल ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती है। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट कॉमर्स से संबंधित नहीं है उनको मालूम होना चाहिए कि अकाउंटेंसी में, लेखांकन में केवल और केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, केवल मौद्रिक लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और यदि आप एस विवेकानंद के साथ जुड़ करके और अपनी इस तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो एस विवेकानंद परिवार आपके समक्ष एक कोर्स लेकर आया है, और वो कोर्स के अंदर जो है वो कुछ सवाल हैं, वो आप चाहें तो उन सवालों की प्रैक्टिस कर अपनी इस तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आप चाहें तो केवल और केवल अकाउंटेंसी का कोर्स भी ले सकते हैं, या एक्ट और रूल्स का भी कोर्स ले सकते हैं, या दोनों का कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं। ये कोर्स जो है वो एस विवेकानंद की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और इस दशहरा के मौके पर फ्लैट 1500 रुपए का आपको ऑफ दिया हुआ है। आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एस विवेकानंद एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके 1500 रुपए का ऑफर का लाभ उठा करके और ये कर सकते हैं। अब सवालों पर वापस आ जाते हैं। सवाल देखिए, पहला सवाल अपना हो गया था। अब दूसरा सवाल, निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? बताइए इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? पहला, एक भवन है, उसकी मरम्मत पर चुकाई गई मजदूरी, क्या ये कैपिटल है? भवन के निर्माण के लिए चुकाई गई मजदूरी, क्या ये कैपिटल है? भवन की सफाई के लिए चुकाई गई मजदूरी, क्या ये कैपिटल है? भवन की सफेदी कराने के लिए चुकाई गई मजदूरी, क्या ये कैपिटल है? तो स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए, भवन का निर्माण करते हैं और तब आप मजदूरी चुकाते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाकी इसकी सफाई करने में, इसका एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस या पुताई करने में किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो हमारे इस कोर्स में आपको ये पता पड़ेगा कि कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या है। प्रत्येक चैप्टर के थ्योरी है, क्लासरूम के अंदर करवाए गए क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में टेस्ट भी है। यानी आपको 4 चीजें मिलेगी। थ्योरी की क्लास मिलेगी, क्लासरूम के सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, सेल्फ करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, और टेस्ट भी आपको मिलेगा।
हमारी इस एप्लीकेशन के इस कोर्स पे, जिसका नाम है कोऑपरेटिव बैंक के लिए अकाउंटेंसी का कोर्स, कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक्ट और रूल्स का कोर्स, या दोनों का कंबाइंड कोर्स। और आज दशहरा के मौके पर इस पे ऑफर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदत्त व्यय क्या है? अनपेड एक्सपेंसेस क्या है? ऑप्शन है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं उन्हें तो मालूम होगा कि अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल में 3 टाइप होते हैं, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल 2 और आते हैं। तो ये सवाल पूछ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है। तो जो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा व्यय जो ड्यू हो चुका है बट नगद में नहीं चुकाया गया है। जैसे आपने अखबार की सेवाएं ले ली और अखबार वाले को पेमेंट नहीं किया, तो महीना जैसे ही पूरा होगा अखबार का बिल आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाएगा। यानी आपने सेवाएं उत्पाद ले ली बट पेमेंट नहीं किया, तो ये जो बकाया राशि है उसे अदत्त खाता कहेंगे। और ये एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। जो स्टूडेंट कॉमर्स के कमेंट करके इसका जवाब देंगे कि पर्सनल में भी 3 टाइप होते हैं, तो ये कौन सा वाला पर्सनल है, आपके आंसर का मेरे को कमेंट में इंतजार रहेगा। अदत्त व्यय अभी तो आंसर होगा व्यक्तिगत। मेरा ये सवाल है कि अदत्त व्यय व्यक्तिगत होता, व्यक्तिगत में भी ये कौन सा टाइप है, क्योंकि व्यक्तिगत के भी 3 टाइप होते हैं। इंतजार रहेगा कमेंट का। नेक्स्ट, बता ही चुका हूं अकाउंटेंसी का और रूल्स का कोर्स हमारे मौजूद है। नेक्स्ट, पुस्तपालन का कार्य जहां प्रारंभ होता है वह लेखांकन का कार्य, पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है। देखिए बच्चों, ये मैंने लिखा पुस्तपालन, तो पुस्तपालन जहां समाप्त वहां से लेखांकन प्रारंभ, जहां लेखांकन समाप्त वहां अंकेषण प्रारंभ, जहां अंकेषण समाप्त वहां इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टार्ट, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। तो सवाल है पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त वहां लेखांकन का काम प्रारंभ, लेखांकन का कार्य प्रारंभ वहां से ऑडिटिंग का काम शुरू। आंसर होगा अंकेषण। यह भी पूछ सकता है ऑडिटिंग का काम समाप्त वहां से क्या चालू, तो आंसर हो जाएगा अंकेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है? यदि एक बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वह क्या कहलाता है? तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल, यह पूंजी कहलाता है। व्यापार का स्वामी यदि व्यापार में पैसा लगाता है तो यह कैपिटल कहलाता है। और कमेंट करके फटाफट से बताइएगा कि व्यापार का स्वामी जब व्यापार में लगाया गया धन वापस निकालता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार का स्वामी, देखो अभी तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसा लगाए तो इसे पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। लेकिन स्वामी यदि पैसा वापस से निकाले तो उसे क्या कहते हैं? कमेंट में आपके आंसर का जवाब का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट, अवधारणाओं चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है? तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल 15 अवधारणाएं हैं, 15 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। एक एक अवधारणा का पता होना चाहिए और पक्का पक्का सवाल अवधारणाओं में से आता है। ध्यान दीजिएगा, जो कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसमें 11th और 12th के अलावा ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ चैप्टर आते हैं, जैसे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, कैश फ्लो वगैरह भी यहाँ पर आता है। तो थोड़ा सा ज्ञान आपको इसका भी होना जरूरी है, ग्रेजुएशन वाला पार्ट। तो यदि आप सोचते हैं कि आपने 11th 12th पढ़ रखा है और उससे काम हो जाएगा, तो नहीं, आपको ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी तैयार करना पड़ेगा अकाउंटेंसी के लिए, जो कि हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस में उपलब्ध है। तो स्टूडेंट्स, आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए, यह है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। इसी कारण से संदिग्ध दायित्व को बैलेंस शीट के नीचे बताया जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी शुड बी शोन अंडर द फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट। आंसर होगा सी, पूर्ण प्रकटीकरण। नेक्स्ट, पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? यदि जो बच्चे थोड़ा बहुत भी अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं तो उन्हें मालूम होगा
कि बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, एक तो लाइबिलिटी और एक असेट, और कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आता है। तो अपना सवाल है कि पूंजी खाता किस अवधारणा के कारण बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में बताया जाता है? तो इसका आंसर है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पृथक व्यवसाय की अवधारणा, जो ये कहती है कि व्यवसाय अलग है और व्यवसायी अलग है। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। इसी कारण बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वह बिजनेस से कभी भी मांग सकता है। इसी कारण से कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में बताया जाता है। सेपरेट बिजनेस कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट, ख्याति एक कौन सा प्रकृति का खाता है? गुडविल एक कौन सा खाता है? तो स्टूडेंट, ख्याति जो है वो एक रियल अकाउंट है, गुडविल एक संपत्ति होती है, ये एक रियल अकाउंट है। डिटेल जानकारी हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में उपलब्ध है। नेक्स्ट, जैसा कि आपको मैं बता ही चुका हूं कि दशहरा के उपलक्ष्य पर आपको ये कोर्स उपलब्ध हो रहा है और ये नंबर है, इन दिए गए नंबर पर आप कॉल करके और अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कोर्स 3 प्रारूपों में उपलब्ध है, केवल और केवल अकाउंटेंसी, केवल और केवल एक्ट और रूल, और अकाउंटेंसी और एक्ट और रूल दोनों दशहरा पर 1500 रुपए का ऑफ भी है। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रवर्तक जो पेसियोली, जिनका नाम था पूरा लुकास पेसियोली, लुकास पेसियोली, ये कहाँ के निवासी थे? तो बच्चों, लुकास पेसियोली है वो इटली देश का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रवर्तक लुकास पेसियोली इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे, वेनिस नगर के रहने वाले थे। अब एग्जाम में इनका सवाल भी आ सकता है कि इनके द्वारा लिखी किताब का नाम क्या था, या इन्होंने कौन से साल में लेखांकन का परिचय दिया, या इनकी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए बच्चों, अभी तक जो मैंने सवाल लिए ये 11th-12th के लेवल के थे। अब मैं जो सवाल ले रहा हूं ये ग्रेजुएशन लेवल के सवाल ले रहा हूं, कैश फ्लो चैप्टर से ले रहा हूं, जो कि आम अकाउंटेंसी का 11वीं 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये ग्रेजुएशन लेवल के सवाल का एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। सवाल है, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के मामले में ब्याज और लाभांश तथा भुगतान किए गए ब्याज से होने वाली नकदी प्रवाह को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस द कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ब्याज व लाभांश प्राप्त हुआ। तो जो बच्चे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते उनको मैं बता दूं, कैश फ्लो का मतलब होता है रोकड़ का आवागमन। कंपनियों की दशा में कैश फ्लो को बनाना अनिवार्य है। कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब ये सवाल ये कह रहा है कि एक उपक्रम जैसे कि बैंक या वित्तीय संस्थान जिसका मुख्य काम ही ब्याज लेना और ब्याज देना है, उसे यदि ये ब्याज मिलता है नगद में, तो बताइए ये कौन सी गतिविधि है? इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यदि ऐसा उपक्रम जिसका मुख्य काम ही ब्याज बट्टा लेना देना हो और उसे ब्याज नगद में प्राप्त होता है तो वह ब्याज प्राप्त ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। आंसर होगा ए। अब जो स्टूडेंट यहां तक मेरा वीडियो देख चुके हैं वो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएंगे। इस सवाल को मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा यदि ये वित्तीय संस्थान की जगह गैर वित्तीय संस्थान हो। यदि ये वित्तीय संस्थान की जगह गैर वित्तीय संस्थान हो तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा आपको यदि ब्याज और लाभांश मिलता है तो। जो बच्चे यहां तक वीडियो देख चुके हैं वो कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखें। राइट कमेंट पर आपको लाइक द्वारा उसे मोटिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट,
अन्य उद्यमों के मामले में, यानी फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस नहीं है, अदर ऑर्गेनाइजेशन के मामले में यदि ब्याज का भुगतान किया जाता है, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड should be classified as cash flow from this and dividend and interest received should be this. तो सवाल भी यही आ गया। तो एक तो है इंटरेस्ट पेड और एक है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? अदर, यानी जिसका मुख्य काम धंधा ब्याज बट्टा नहीं है। तो यदि वो ब्याज चुकाता है तो फाइनेंसिंग, और ब्याज उसे मिलता है तो इन्वेस्टिंग। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ब्याज चुकाना फाइनेंसिंग और ब्याज मिलना इन्वेस्टिंग। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कैश फ्लो का एग्जाम्पल नहीं है? निम्न में से कौन सा कैश फ्लो का एग्जाम्पल नहीं है? लेनदारों में कमी, इशू ऑफ शेयर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ध्यान रखना, कैश किसमें नहीं आएगा, उल्टा जाएगा। तो देनदारों में कमी होती है, कैश आता है। शेयर का निर्गमन करते हैं, कैश आता है। लेनदारों में कमी हो रही है तो इससे कैश जाता है। इससे कैश आएगा, इससे कैश आएगा, इससे भी कैश आएगा। लेकिन लेनदारों में कमी हो रही है मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जा रहा है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जा रहा है मतलब कैश बाहर जा रहा है। यहां कैश आउटफ्लो है, आंसर विल बी सी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल, अचल संपत्तियों के निपटान से नगद प्राप्तियां। यदि आप फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो, यदि आप फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो और आपको कैश मिल रहा है, तो बताइए ये कैश फ्लो की कौन सी एक्टिविटी है? यदि आप फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो और आपको कैश मिल रहा है तो ये बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस है, निवेश गतिविधियों में ये प्लस है। फिक्स्ड एसेट खरीदा, इन्वेस्टिंग माइनस, फिक्स्ड एसेट बेचा, इन्वेस्टिंग प्लस। तो आंसर होगा निवेश। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो एग्जाम होगा कोऑपरेटिव बैंक का, उसमें अकाउंटेंसी में न केवल 11वीं 12वीं के चैप्टर बल्कि ग्रेजुएशन के भी आएंगे। हमारे इस रिकॉर्डेड कोर्स में चैप्टर वाइज आपको सारी डिटेल्स दे रखी है अकाउंटेंसी की, जो आप परचेज कर अपनी इस तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। खास करके मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं जिनके अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, कि वे यदि इस एग्जाम के प्रति थोड़ा बहुत भी सीरियस है तो आप तुरंत प्रभाव से अकाउंटेंसी की तैयारी अवश्य करें। XYZ कहीं से भी करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि ये वैकेंसी बड़ी तेजी से हो जाएगी, उस समय आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एक फर्म जो फंड जुटाने के लिए स्टॉक और बॉन्ड जारी करती है, ध्यान रखिए ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा जुटाना चाहती है, उसके लिए बॉन्ड जारी कर रही है, उससे पैसा आएगा। तो बताइए इससे पैसा बढ़ेगा या घटेगा? तो आंसर है नगदी बढ़ती है, इससे कैश बढ़ती है। और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, वित्तीय गतिविधियों का एग्जाम्पल है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश बढ़ेगा, नगदी बढ़ेगी। नेक्स्ट, अगला सवाल, वित्त पोषण गतिविधि से नगदी प्रवाह का उदाहरण है। कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है? लाभांश का भुगतान, इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड की प्राप्ति, ग्राहकों से वसूली, अचल संपत्ति की खरीद। तो बच्चों यदि अचल संपत्ति आप खरीदते हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग में माइनस हो रहा है। ग्राहकों से नगदी प्राप्त हो रही है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग में प्लस हो रहा है। निवेश पर लाभांश मिल रहा है तो ये इन्वेस्टिंग में प्लस हो रहा है। लास्ट, लाभांश का भुगतान, पेमेंट ऑफ डिविडेंड किया जाए तो पक्का ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और कैश बाहर जा रहा है, तो आंसर होगा ए। तो कौन सा वित्त पोषण गतिविधि का उदाहरण है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ए। तो आपने देखा कि किस तरह के ये क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो आप अधिक जानकारी के लिए एस विवेकानंद की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या इन दिए गए नंबर पर आपकी कोई भी क्वेरी हो का समाधान उपलब्ध है। ऐसे ही
छोटे छोटे वीडियो ला करके हम आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, किस तरह के सवाल आते हैं और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए भूमिका निभाएंगे। एक बार और आप लोगों को दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए बिंदु, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने दोस्त सी दीपक सिंह को इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।